जय हिंद दोस्तों। आज हम 17 जुलाई 2024 की विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आइस को। पहली न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल अप्रूव किया है जो कि बात करता है रिजर्वेशन क्रेडिटेड इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। बिल क्या है, तो जो कर्नाटका की जो भी कंपनीज़ है प्राइवेट सेक्टर्स की, उसमें मैनेजमेंटल जॉब्स के लिए अराउंड 50% जॉब होगी वो लोकल्स के लिए रिजर्व की जाएगी, ठीक है। और 75% जॉब होगी जो कि नॉन मैनेजमेंट से साथ रिलेटेड है, वो भी लोकल्स के लिए रिजर्व की जाएगी। अर्लियर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उन्होंने भी ये सब काम कर लिया है, ठीक है। बट तो रिसेंटली ही जजमेंट आया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो हरियाणा ने रिजर्वेशन लाया था लोकल्स के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था कि ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये वायलेट करता है पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल के भी ये अगेंस्ट है। अभी ये गवर्नमेंट करती क्यों है, क्यों लोकल्स को इतना बढ़ावा देती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, और जो गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट देती है जॉब्स की एसेट्रा सबकी, अगर ये कालेगी तो डेफिनेटली वो सोशल जस्टिस कर पाएंगे अपने पीपल्स के साथ, ठीक है। साथ ही साथ प्राइवेट जो सेक्टर है वो अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको मानेगा तो गवर्नमेंट उसको कंसेशंस देगी, राइट। जैसे चीपर लोन प्रोवाइड कर दिए, कोई टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड कर दिए, ताकि वो ऐसी पॉलिसी बनाते रहे। अभी कंसर्न्स क्या है ऐसी सब चीज़ों से, तो सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। समझ लीजिए बेंगलोर की कोई हाई स्किल्ड कंपनी है और उसको दिमाग वाले लोग, पर्टिकुलर इंटेलिजेंस वाले लोग चाहिए जो कि उधर कर्नाटका में अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। और वो दिल्ली से हायर करना चाहता है, बट ड्यू टू दिस क्राइटेरिया उन्हें इस इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, राइट। तो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलेंगे। फिर सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम है कि जिधर के आप हो उधर के ही लोगों को लोग प्रिफर करो लोकल्स को, तो ये भी दिक्कत है भाई। फिर ये वायलेट करता है डेफिनेटली राइट टू इक्वलिटी। अगर मुझे जॉब करनी है और मुझे उधर जॉब नहीं मिलती हो तो ये तो गलत है ना भाई, ये तो भेदभाव है। इट इज़ नॉट इक्वालिटी। 14 15 16 हमारे जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम, उसको ये वायलेट करता है। साथ ही साथ आई राइट टू फ्रीडम में 19 क्लॉज 1 क्लॉज 6 को, क्लॉज जी को भी ये वायलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है, आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा, रिसेंटली न्यूज़ थी कि तकरीबन 20 दिन के अंदर 14 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं बिहार के अंदर। तो ये दिखाता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कितने बड़े लूप होल्स हैं, राइट, कितना करप्शन चल रहा है। और ये अभी का नहीं है, उससे थोड़े टाइम पहले मोरबी गुजरात में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया जिसमें भी बहुत सारे लोग मर गए थे। और ऐसा आए दिन हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी अभी दिल्ली में थोड़े दिनों पहले की बात है, दिल्ली की जो एयरपोर्ट की छत थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, फैक्टर्स क्या क्या है पुअर स्टेट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो भाई सबसे पहले है L1 मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है उसमें ये L1 मेथड फॉलो करते हैं। इसमें होता क्या है, जो सबसे कम बीट देगा, मतलब जो सबसे सस्ते में करते देगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अभी इसमें हम क्वालिटी और एक्सपर्टीज़ को देखते ही नहीं, तो डेफिनेटली ये ख़राब होगा, राइट। जो सबसे कम होगा वो प्रोडक्ट भी चीप यूज़ करेगा और चाहेगा कम से कम माल यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, डेफिनेटली वी ऑल अवेयर ऑफ इट, राइट। आगे एडिक्वेट फंडिंग नहीं मिलती है भाई। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हमें चाहिए 7 to 8% फंडिंग, और हम यूज़ मिलती कितनी, एक्चुअली कितनी इन्वेस्ट होती है, तो 4.6%। तो अराउंड आधी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये किसकी रिपोर्ट है भाई? क्रिसिल की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी क्रिसिल क्या है भाई? तो क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उनकी रिपोर्ट में ये बात बोली गई थी। साथ ही साथ पुअर सेफ्टी ऑडिट है, जो ऑडिटर्स आते हैं वो खुद भी भाई करप्शन कर लेते हैं। जैसे हमारी एक रिलेटिव थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता था, बट जब ऑडिटर आते थे वो सब साथ में लंच करते थे, पैसे वैसे बांटते थे और ख़त्म। अभी ऑडिट तो वो करते ही नहीं थे,
बस पैसे लेके चले जाते थे। तो ये दिखाता है कि कितना हाई लेवल पे करप्शन चल रहा है। अदर्स क्या है भाई, वाइडनिंग गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जियोग्राफिकल रीजन्स है, जैसे कि कोई कोई जगह पे फ्लड्स बहुत आती है। अभी मेजर्स क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक बेंचमार्क सेट कर दो कैपेसिटी का, भाई इतना तो आपको करना ही है। हमारे यहाँ पे बेंचमार्क सेट होते ही हर एक चीज़ पे, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन कर दो कि ये क्वालिटी भी चाहिए होगी और इतनी कॉस्ट में भी चाहिए होगी, तो क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन हम करेंगे। और सेफ्टी ऑडिट को और अच्छा करो भाई, इंडिपेंडेंट ऑडिटर लेके आ जाओ आप। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं रेदर देन जो रेगुलर ऑडिटर्स होते हैं, ऐसा जनरल टर्म में देखा जाता है। बाकी करप्शन तो कहाँ नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन से इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, तो हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड लेके आए हैं। इसमें मदर फंड डॉटर फंड भी होता है, कभी टॉपिक आया तो उसको हम समझेंगे। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हम लेके आए हैं। फिर हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी इस्टेब्लिश की है, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। फिर हम वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रहे हैं। उड़ान स्कीम जैसे उसका एक एग्जांपल है। उड़ान स्कीम क्या है, तो जो स्मॉल टाउन्स है उसमें एयर कनेक्टिविटी ये करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। फिर हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल लाते हैं। इसमें क्या होता है, जो 40% कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है और 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आता हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में क्या होता है, जितना गवर्नमेंट का टेन्यूर होता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होते हैं ये उतना ही नीति आयोग का होता है, एक्सक्लूडिंग जो नीति आयोग के सीईओ होते हैं। ठीक है, वो उससे ज़्यादा कम चलते रहता है। अभी नीति आयोग, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है 2014 में, वो नीति आयोग लेके आती है। उससे पहले चलता था हमारा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, और फिर वो बीजेपी गवर्नमेंट उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। आगे नीति आयोग का कंपोजिशन क्या है भाई, तो नीति आयोग को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। फिर उसमें कौन कौन से होते हैं उसकी काउंसिल में, तो सारे स्टेट के सीएम होते हैं, यूनियन टेरिटरी के भी अगर सीएम है तो सीएम, और बाकी जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, गवर्नर्स होगा, जो भी हो। फिर एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के, फुल टाइम मेंबर्स होंगे, और कोई स्पेशल इन्वाइटी भी हो सकता है। एक्स ऑफिसो मेंबर में कौन कौन होगा भाई, तो मैक्सिमम 4 मेंबर हो सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और नॉमिनेटेड बाय पीएम। स्पेशल इन्वाइटी कौन सा होता है, कोई एक्सपर्ट्स हो सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय अगेन पीएम। देखो यहाँ पे हर एक जो नॉमिनेशन होता है वो पीएम से होता है। यूजुअली क्या होता है दूसरी सब जगह में, तो नॉमिनेशन जो होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट, बट जो नीति आयोग है उनके सारे जो नॉमिनेशन है वो कर रहे हैं पीएम, क्योंकि ये प्लानिंग बॉडी है, राइट। और इसमें ज़्यादातर काम जो है वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ही नॉमिनेट करेगी लोगों को। चलिए आगे, रीजनल काउंसिल्स भी है भाई, स्पेसिफिक इश्यूज पे जो बात करेगी। सीईओ कौन अपॉइंट करता है, अगेन पीएम करते हैं फॉर फिक्स टेन्यूर। ट्विन मैंडेट क्या क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंट्री की हासिल करना, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट्स के बीच में बढ़ाना। नीति आयोग डेवलपमेंटल एजेंडा क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बना कि थोड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे स्टेट्स के बीच में। और रीजनल सेक्टर वाइज इंटरवेंशंस, जैसे कि नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, प्रोजेक्ट साथी, साथी का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। डन। अभी देखो ऐसी न्यूज़ होती है ना, उसमें हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम एक्चुअली जो स्टैटिक बुक है उधर से पढ़ें, न कि करंट अफेयर से। ठीक है, नीति आयोग के ऊपर भी PYQ ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं। हम ऐसे पीछे देखते हैं, ऐड मैंने किए हुए, तो आप देखिए 23 में था, 2 में, 22, 2020, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 15, तो 14 से लेकर 2014 में ही ये बनी थी, तो तब से लेकर 2023 तक हर साल में एक PYQ नीति आयोग से आया हुआ है। ठीक है, और ऊपर जो हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जो ब्रिज वाला था,
तो वो भी देख लीजिए आप। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये प्रोजेक्ट ये डायरेक्ट उधर से नहीं आता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी टॉपिक है वहाँ से ये PYQ मैंने उठाए हुए हैं। देखिए जैसे हम देखते हैं, तो एग्जामिन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और सबसे पहले हमने जो देखा रिजर्वेशन क्रेडिट, तो अगेन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। नीति आयोग हमने देख लिया है। हाँ, 15 ईयर्स ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, हमने कल ही बात की थी। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? तो कोई भी फर्म एंटिटी हो, उसमें कोई स्पेशल पर्पस फुलफिल करने के लिए, कोई स्पेशल काम करने के लिए कोई अलग से एक छोटी सी एंटिटी बनाई जाए, उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल। जिनका काम क्या रहता है कि तो स्पेशली जो उनको पर्टिकुलर काम दिया गया है उसमें काम करना, उसको फुलफिल करना। अभी इधर हम बात कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर के स्पेशल पर्पस व्हीकल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है। तो देखो, हमारे जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसके 3 पिलर्स हैं। ठीक है, ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, उसके 3 पिलर्स हैं। एक है कनेक्टिविटी, दूसरा है नेशनल डेटा बैंक या फिर स्टेट डेटा बैंक सेंटर्स, और तीसरा है हमारा जो कि यहाँ पे दिया गया है कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, अभी कॉमन सर्विस सेंटर का काम क्या होता है? तो जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, प्राइवेट हो वेदर गवर्नमेंट हो, उनको पब्लिक तक पहुंचाना, दैट्स इट। ठीक है, वो पब्लिक मेनली उनका फोकस रहता है रूरल सिटीज़न के ऊपर। ठीक है, पैन इंडिया नेटवर्क होता है, डेफिनेटली रीजनल जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी सबको ये कवर करता है। सर्विसेज ये कौन कौन सी ऑफर करता है? तो भाई गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन, या फिर गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, और फाइनेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में क्या आएगा? तो आधार सर्विसेज, ITR फाइलिंग। बिजनेसेस में क्या आएगा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल DTH रिचार्ज, ये सब हम करते हैं। और फाइनेंशियल सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा। ये सब की सब पार्ट है हमारी सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर का। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है भाई, क्या मिलता है हमें? तो सबसे पहले जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड जो हम बोलते रहते हैं कि भाई गरीब के पास इतना डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं है जबकि अमीर के पास है, तो डिजिटल डिवाइड है भाई वो। या फिर विमेन के पास इतना नहीं है, मेल के पास ज़्यादा है, डिजिटल डिवाइड है, तो उसको ये कम करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है क्योंकि डिजिटल लिटरेसी आएगी तो पॉसिबल है जो काम वो नहीं कर पाते थे वो कर पाए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, रूरल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा और ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन मिलेगा। इवन अभी हम जो वीडियो भी यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ समवेयर पार्ट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स, या फिर डिजिटलाइजेशन जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। अभी कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम 2.0 रिसेंटली नई से नई यही है, 15 में आई थी। इसका एम क्या था कि भाई हर एक ग्राम पंचायत में पूरे देश में एटलीस्ट एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जाए जो कि सर्विस डिलीवरी का काम करेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो विलेज लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, सर्विस और स्टैंडर्डाइज होगी, वुमेन को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। देखो इससे भी लगातार क्वेश्चन आया है, हम इसका भी देखते हैं। तो डिजिटल सर्विस पे क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डिजिटलाइजेशन पे या फिर डिजिटल सर्विस पे या फिर डिजिटल इकोनॉमी के, डिजिटल सर्विस के साथ डायरेक्टली या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आए हैं। ठीक है, आगे की न्यूज़ देखते हैं हम। ये है ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। रिसेंटली इंडिया में 4th पीरियोडिक रिव्यू हुआ था ह्यूमन राइट कमेटी का अंडर ICCPR। ICCPR मतलब इंटरनेशनल कोवेन, यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, क्या है भाई ये, क्या काम करता है? तो ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि UNGA में अडॉप्ट हुई थी। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमने अगेन कल परसों वाले वीडियो में इसकी बात की थी कि UN के जो कोर मेन जो ऑर्गन्स है उसमें वन ऑफ द ऑर्गन है UNGA। अदर ऑर्गन कौन कौन सा है? तो UNSC है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वैसे ही आप खुद देख लेना। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ हाँ, कहाँ पे थे हम? UNGA, ओके। फोर्स फ्रॉम 1947 में
1976 में ये इम्प्लीमेंट हो चुका था। ये क्या डील करता है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रखना है, इक्वालिटी रखनी है, फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, ओपिनियन एक्सप्रेशन सब रख पाएंगे, पीसफुल होगा, एक्सेट्रा। ये पार्ट किसका है, इसको तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, साथ ही साथ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी पार्ट है, साथ ही साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का पार्ट है। ये सारी की सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका मेन फोकस यही रहता है कि दुनिया में कोई भी ह्यूमन हो, उसके बेसिक राइट्स हमेशा फुलफिल हो। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स कॉवेनेंट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि जेनोसाइड कन्वेंशन। जेनोसाइड कन्वेंशन क्या बात करता है कि प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, कि आप ऐसे बंदों को जो जेनोसाइड कन्वेंशन में अगर किसी व्यक्ति ने जेनोसाइड किया है, जेनोसाइड मतलब किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अटैक या फिर उसे मारना, इट इज़ जेनोसाइड। जो जर्मनी में हिटलर ने किया था ज्यूस के सामने, इट वॉज जेनोसाइड, राइट, कि सब के सब ज्यूस को पकड़ो और उसे मार दो, तो वो जेनोसाइड था। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगेन ये कॉवेनेंट है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। सेम वुमेन के रिलेटेड भी एक कन्वेंशन है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये सब ह्यूमन राइट्स को ही कवर करता है, राइट। अभी इंडिया में भी इसका रिव्यू हुआ था कि भाई इंडिया क्या ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड काम करता है, और बात यह है कि भाई जो कमेटी थी उन्होंने हमारी सराहना की है, बोला है कि इंडिया का भाई काम कमेंडेबल है। स्पेशली अभी अभी जो हम बिल लेकर आए हैं वुमेंस के रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स इंडिया वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें हमने 1/3 ऑफ सीट्स अपनी लेजिस्लेचर की वुमेन के लिए रिजर्व की है। तो इट वॉज एक्सलेंट वर्क एंड इसीलिए हमें थोड़ी सराहना भी मिली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगेन ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 14, 15, 16, 28 और 20, तो ऑलमोस्ट लगातार ही है। आगे देखते हैं नई न्यूज़ हमारी, ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया में ईवी का बहुत ज़ोर से बढ़ावा चल रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी ईवी लेके आ रही है करंट सिनारियो। बट है क्या, ईवी तो हम ला रहे हैं बट हम डिपेंडेंट हैं लिथियम के ऊपर, क्योंकि ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसमें बैटरी कौन सी लगती है, तो लिथियम की लगती है, और लिथियम कहाँ से लाते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं, तो हम डिपेंडेंट है लिथियम इंपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ हमारे पास हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर पाए जो इसका। फिर जो 90% बैटरीज हम यूज़ करते हैं, वो अगर यूज़ हो जाती हो तो जाती कहाँ पे, तो बस गैरबेज हो जाती है, तो वो भी गलत है भाई। और स्पेशली दिक्कत है चार्जिंग स्टेशंस। तो 2021 में एक नीति आयोग का ही रिपोर्ट आया था, तो हमारे पास 2000 ही चार्जिंग स्टेशन है पूरे इंडिया में। अभी हम पेट्रोल पंप के सामने चार्जिंग स्टेशन देखिए, तो मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रिक्ट में भी 2000 जितने पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे अगर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और पूरे इंडिया में टोटल 2000 चार्जिंग स्टेशन। हालांकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट फिर भी तो करंट सिनेरियो वीक है थोड़ा सा। अभी प्रपोज रोड मैप क्या है कि हम क्या करेंगे, तो एनर्जी स्टोरेज सेल हम और अल्टरनेट ढूंढते, या फिर हम प्रोसेस को और एक्सीलरेट करें कि लिथियम रिजर्व आप ज़्यादा ढूंढो। ठीक है, ईवी एग्रीगेट हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो हम लेके आए, उसमें हाइब्रिड बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट क्या होता है, हाइब्रिड में क्या है कि आप ईवी पे भी, आपकी कार अगर हाइब्रिड है तो आप ईवी में भी चला, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकोगे, आपकी बैटरी पे भी चला सकोगे आप। ठीक है, और समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी स्लो चल रही है तो ईवी पे चल रही है, और आपको अचानक से थ्रस्ट चाहिए, अचानक से पावर चाहिए, तो वो चल जाएगी आपकी पेट्रोल पे। ठीक है, तो एक ही कार के अंदर ये दोनों चीज़ होगी। समझ लीजिए ये आपकी कार है तो इधर बैटरी लगी होगी और इधर फ्यूल टैंक लगी होगी, और इधर से आपके पहिए कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और जब आपको जिस पे भी पावर चाहिए आप उसको यूज़ कर पाओगे। इट इज़ हाइब्रिड, हाइब्रिड इज़ बेटर देन ईवी। ठीक है, तो मटेरियल रिसाइकलिंग, जो भी मटेरियल है उसको रिसाइकल करो, और चार्जिंग और रिफिलिंग स्टेशन को और बढ़ाओ, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो है, कम है। ठीक है, और पेस भी कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज हम बहुत पीछे हैं ईवी में।
कोई कोई जगह तो इवन यूरोप में यह है कि आप बस रोड पे गाड़ी चलाओ, आपका व्हीकल चार्ज हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आने में काफ़ी देर लगने वाली है। चलिए, बड़े न्यूज़ तो हो गए, अभी छोटी न्यूज़ देखते हैं। मनी बिल। तो भाई मनी बिल के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले मनी बिल 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 109। 2024 प्रीलिम्स में पूछा गया था। आगे मनी बिल के बारे में बात, तो मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 110 में दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मनी बिल वैसा बिल है जो ओनली डील करता है नीचे वाले क्राइटेरियाज को, या आप बुक से पढ़ोगे, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है, पॉलिटी से पढ़ लेना। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, साथ ही साथ वो वो क्या करता है, तो गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, कि आपको पैसा वैसा चाहिए तो इसके अंदर आ जाता है उसका रेगुलेशंस। डिसीजन, ये कोई बिल मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो स्पीकर डिस्कस करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, वो हमारे ओम बिरला जी डिसाइड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मिता प्रोजेक्ट, देखो कुछ नहीं है इस प्रोजेक्ट में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। हमने थोड़े कल परसों भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी थी। ये क्या करता है? मल्टी लिंगुअलिज्म को एजुकेशन में प्रमोट करता है। हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास जो भी एकेडमिक राइटिंग्स या फिर मटेरियल्स हैं उन सबको ट्रांसलेट करो रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज में सारी की सारी नहीं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज को हम विद इन 5 ईयर्स ट्रांसलेट कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 22,000 बुक है हमारे पास, उन सबको हम ट्रांसलेट करेंगे। उसको कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड भारतीय भाषा समिति। ग्रेट। ऑलरेडी हमारे पास और भी है, जैसे कि बहुभाषा शब्दकोश, वो भी सेम है, ये डिक्शनरी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। फिर रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर्स, वो भी हमारे पास, और ये आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट का है बट अच्छा है। बाकी हम तो गूगल यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेट। नीचे की न्यूज़, CEPI। व्हाट इज CEPI? तो 2017 में इंडिया और नॉर्वे ने, साथ ही साथ बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ये एक NGO है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने साथ मिलकर ये चीज़ बनाई थी। और इसमें इसका मेन एम क्या है कि ये कोई भी बीमारी होती है उसमें वैक्सीन्स डेवलप करता है, उसमें का वैक्सीन डेवलपमेंट को बूस्ट करता है, ताकि जो भी इन्फेक्शन फैले उसके सामने हम लड़ पाएँ, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर नॉर्वे ओस्लो में है, क्योंकि नॉर्वे और इंडिया ने बनाया था। इसका एक ऑफिस बन गया है, एशिया का जो फर्स्ट ऑफिस होगा वो बना है फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। दैट्स इट, यही न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द लेंथ ऑफ अ डे। देखो, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, वो हमें पता है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डे का लेंथ होता है वो भी बड़ा होता जा रहा है। क्यों बड़ा होता जा रहा है? तो जो भी आइस है हमारे पोल्स में वो मेल्ट हो रही है, और धीरे धीरे वो आ कहाँ पे रही है? पोल्स टू इक्वेटर मास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इक्वेटर पे मास ट्रांसफर होगा ऊपर से नीचे। उसका जो अर्थ रोटेशनल स्पीड होगा, उसका जो डायरेक्शंस होगा, डायरेक्शन नहीं, तो होगा क्या यहाँ पे? देखो, ये अर्थ मान लो, और हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो स्लाइटली ना ऐसे नॉर्थ और साउथ पे स्लाइटली दबी हुई है, और जो इक्वेटर है वहाँ पे थोड़ी सी बल्ज में है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अर्थ का ऑब्लेटनेस, ठीक है। अभी ऐसा होता जाएगा तो इसको ये और इंक्रीज़ कर देगा। नॉर्थ और साउथ से अर्थ जो होगी वो और दबी हुई होती जाएगी, और इक्वेटर पे ये और बल्ज वाली होती जाएगी। और ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो डे टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा, राइट। आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर ये बल्ज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो ज़्यादा देर तक सन के सामने रहेगा और डे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट हम इतना समझाएंगे नहीं, हम बस यही बोलेंगे कि अर्थ ऑब्लेटनेस बढ़ता जा रहा है। दैट्स इट, इट इज़ फॉर न्यूज़। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? तो क्लाइमेट चेंज, प्रिसाइज टाइम कीपिंग, स्पेस नेविगेशंस, अमंग अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अगेन
इसकी 96 फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे इन ICAR का सेलिब्रेट हुआ है। उसकी बात देख लेते हैं ICAR क्या है। 1929 में एज अ सोसाइटी रजिस्टर हुआ था, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके लिए एक कमीशन बैठा था, उसकी रिपोर्ट आई थी रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उसी की रिपोर्ट के बेस पर इसका फॉर्मेशन हो गया था। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो भी होंगे वही उनके एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बस हमें ध्यान रखना है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के बेस्ड पर इनका फाउंडेशन किया गया था अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। दैट्स इट। फिर है शागोस आर्किपेलागो। अभी देखो, इंडिया अगर यहाँ पे है तो तकरीबन यहाँ पे पड़ता है अपना शागोस आर्किपेलागो, इतने एरियाज़ में। ठीक है, मतलब मालदीव्स के हल्का बाजू में पड़ता है, इंडिया से 1600 किमी दूर है। क्या है भाई सिस्टम? शागोस आर्किपेलागो मॉरिशस और यूके की थोड़ी सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यूके अपना क्लेम करता है पूरी टेरिटरी और मॉरिशस अपना क्लेम करता है। रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया है मॉरिशस को कि हाँ भाई, हम आपके साथ हैं अगेंस्ट यूके। और क्यों किया है? इंडिया बेवकूफ़ नहीं है कि खामखा किसी से दुश्मनी करेगा। तो 2019 में ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगेन यूएन का यूएन का ऑर्गन, ठीक है, यूएन के 6 ऑर्गन है, उसमें से ये भी एक पार्ट है। उनका जजमेंट आ गया था, आईसीजे का जजमेंट आ गया था कि यूके को है अनकंडीशनली, मतलब कोई भी शर्त रखे बिना शागोस आर्किपेलागो से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, शागोस आर्किपेलागो नहीं, आइलैंड से विड्रॉ कर लेना चाहिए। आर्किपेलागो तो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो जाएगा, इधर सिर्फ एक आइलैंड की बात चल रही है। चलो, बस यही है न्यूज़ काम का। ठीक है, इस शागोस आइलैंड्स में कौन कौन से आते हैं? तो सोलोमन्स आइलैंड आते हैं, डियागो गार्सिया, नेल्सन आइलैंड्स, और जो डियागो गार्सिया है यूएस का नेवल बेस है। ठीक है, नेवल बेस मतलब यहाँ पे उसका फुटहोल्ड स्ट्रांग है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है इन्वर्स ETF। ETF क्या होता है? ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अभी ETF होता क्या है? ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, इंडेक्स हैं, जो कि इंडेक्स है, जैसे कि कॉमोडिटी कोई हो सकती है उसका इंडेक्स, कोई बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई बास्केट ऑफ असेट्स हो सकता है। ठीक है, इन सब में जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ETF। अभी डेफिनेटली अगर समझ लीजिए कि एक हम बास्केट बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड का अगर कोई इंडेक्स हो, उसका ग्रुप हो, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, बट ये ट्रेड से रिलेटेड होता है। ट्रेड हमेशा शॉर्ट टेन्यूर के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टेन्यूर के लिए होता है। अभी इसका इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स में क्या होगा कि उसमें हमें अगर प्राइस बढ़ती है वो बॉन्ड की या फिर कोई सिक्योरिटीज़ की, इंडेक्स की, तो हमें फ़ायदा हो रहा था। इन्वर्स में क्या, अगर घटती है तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि इन्वर्स ट्रेडेड फंड, दैट मीन्स इन्वर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मीन्स आपके जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी अगर वैल्यू डिक्लाइन करती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट ETF बोलते हैं या फिर बियर ETF बोलते हैं। शॉर्ट इसलिए कि शेयर मार्केट में जो भी आप डाउन में जाता है शेयर, उसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। ये डाउन जाना है तो शॉर्ट कर दो। और बियर इसलिए कि स्टॉक मार्केट में बियर को सिंबल यूज़ किया जाता है डाउन के लिए। ठीक है, जो भी वैल्यू किसी की डाउन जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं बेरिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बियर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्स ETF आपका क्लियर हो गया कि अगर कोई भी डेरिवेटिव्स है, इंडेक्स की वैल्यू डाउन जाती है तो हमें फ़ायदा होगा क्योंकि हमने डाउन में पैसा लगाया हुआ है, तो इट इज़ इन्वर्स ETF। जनरल ETF क्या होगा कि आपने कोई भी इंडेक्स या बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है और उसकी वैल्यू अप जाती है तो आपको फ़ायदा
होगा। ठीक है, आगे न्यूज़ है R21 या फिर मैट्रिक्स M वैक्सीन। अफ्रीकन कंट्री में आइवरी कोस्ट पहली कंट्री बन गई है जिसने मलेरिया की वैक्सीन दी है हर 2 साल से कम के बच्चे को। ठीक है, मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। किससे फैलता है? तो सिंगल सेल पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम इसे स्प्रेड करता है। ठीक है, और ये इसकी वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स M मलेरिया की वैक्सीन है। ये सेकंड मलेरिया की वैक्सीन है जो कि WHO ने रिकमेंडेड की है आफ्टर RTS-AS01 वैक्सीन। ये डायरेक्ट ही आ सकता है कि भाई ये क्या है, ये किसने डेवलप की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप की है। बट इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहे हैं? तो मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टारगेट क्या है? तो प्लाज्मोडियम जो स्पोर्ट्साइट होता है उसको हम टारगेट करेंगे ताकि ह्यूमन बॉडी में वो एंटर ही ना कर पाए और मलेरिया फैले ही नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़, रवांडा किगाली। ये देखो, ये है रवांडा, इत्तू सा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे पड़ता है ये युगांडा, ये बुरुंदी, ये बुरुंदी और ये तंजानिया। ठीक है, इधर तक है, सॉरी, ये तंजानिया और ये DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हो जाएगी? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये रवांडा हमारा, तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ होगी युगांडा, बुरुंदी, तंजानिया और DRC। ठीक है, रवांडा में ही किगाली है और यहाँ पे ही हमारा किगाली एग्रीमेंट साइन हुआ था। सर्च कर लेना ज़रा किगाली का एग्रीमेंट क्या है। चलिए, ये लैंडलॉक कंट्री, ऑफ कोर्स लैंडलॉक कंट्री कौन सी कंट्री होती है? ऐसी कंट्री जिसका कोई भी हिस्सा सी से टच ना होता हो तो वो हो जाएगी लैंडलॉक कंट्री। अभी मुझे बताइए, ये बुरुंदी भी लैंडलॉक है ना? यस। क्या तंजानिया लैंडलॉक है? नहीं, क्योंकि उसका ये पूरा कोस्टलाइन ही सी से टच होता है। नेक्स्ट, रवांडा को बोला जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड्स हिल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं। मेजर लेक्स कौन सी यहाँ पे? तो लेक कीवू, मुहाजी लेक। मेजर रिवर्स कौन सी? बहुत सारी है। वन ऑफ द रिवर इज रूसीजी, जो कि कॉन्गो बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, UPSC ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि विच कंट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ठीक है, तो कॉन्गो रिवर अफ्रीका की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है, तो पूछा जा सकता है। और ये मुकुंगा वो नाइल का बेसिन है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और कोई डिटेल तो है नहीं, बस ये PYQs है, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। और ये PYQ डालने का हमारा एम क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि दूसरी बार भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है कि लगातार ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है, फील फ्री टू आस्क, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो और सेपरेट शॉट ऑन इट। ठीक है, और बाकी कोई कंप्लेंट लगे तो बस बता दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू, जय हिंद।